आईबीपीएस आरआरबी पीओ और असिस्टेंट की जो हमने रिवीजन बैच की एक सीरीज स्टार्ट किया है उसका है आज हमारा सेशन नंबर 5। इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक एंड डायरेक्शन टेस्ट। उम्मीद करता हूं सेशंस गो थ्रू कर लिए होंगे। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन का सेट पक्का पूछा जाने वाला है एग्जाम के अंदर, चाहे वो पीओ का एग्जाम है चाहे वो क्लैरिकल का एग्जाम है। तो टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं कि ब्लड रिलेशन में आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो यूज करके चलनी है। क्योंकि देखो, इस टॉपिक को पढ़ाने का हर टीचर का अपना खुद का फंडा होता है, अपने खुद के तरीके होते हैं। तो अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रखे हो तो मे बी आपको किसी और मेथड से करवाया गया हो, और अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो मेरे वाला मेथड जो है वो बाकी टीचर से डिफरेंट हो। तो इसलिए उसकी इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन किस तरह से रहा है तो सेशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो सिर्फ 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। सारी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फ्रेम किस तरह से ड्रॉ करना है। तो बेसिकली वो फ्रेम ड्रॉ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं वो पॉइंट्स पहले कवर अप कर लेते हैं। तो जो हम बेसिकली फ्रेम ड्रॉ करेंगे, जो भी हम फैमिली ट्री बनाएंगे ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर तो हम यहां पर बात करते हैं आपके और आपके पेरेंट्स की, मतलब जब भी आपके और आपके पेरेंट्स की बात होगी, हाँ जी, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कितनी जनरेशन का गैप है? एक जनरेशन का गैप है। तो जब भी हम जनरेशन गैप को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। तो इस वर्टिकल लाइन का रोल क्या रहेगा? टू डिफाइन जनरेशन गैप, कि हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो एक वर्टिकल लाइन हमने इन दोनों के बीच में ड्रॉ कर दी। अगर बात करते हैं आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हो गए, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी नाना नानी, तो वो आपके साथ कौन सी जनरेशन में जाके बैठे हैं? 2 जनरेशन गैप के बाद। 2 जनरेशन का गैप होगा ना आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में। तो आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, तो आप दोनों के बीच में 2 वर्टिकल लाइन लग जाएंगी। आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में 1 जनरेशन का गैप है, तो उन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में 1 जनरेशन का गैप है, तो आप दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन। बट आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में 2 जनरेशन का गैप है, तो उन दोनों के बीच में 2 वर्टिकल लाइन का यूज होगा। तो बेसिकली जितनी ज्यादा ये जनरेशंस इंक्रीज होती रहेंगी उतनी ज्यादा ये वर्टिकल लाइंस भी बढ़ती चली जाएंगी। अगर यहां पर बात करते हैं आपके पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो एक और जनरेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वर्टिकल लाइन का रोल क्लियर हो चुका होगा। अगर हम अब बात करते हैं आपके सिबलिंग्स की, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन की, तो वो आपके साथ कौन सी जनरेशन में बैठे हैं? सेम जनरेशन में बैठे हैं। तो जब भी हम सेम जनरेशन की बात करेंगे तो उसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे किसके लिए? जब भी हम अपने सिबलिंग्स, भाई या बहन की बात करेंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या डिफाइन करेगी? सेम जनरेशन। गॉट इट? तो अगर हम बात करते हैं आपके अंकल और आंट, मतलब आपके चाचा, बुआ, मामा, मौसी, जितने भी रिलेशंस हैं, वो आपके साथ कौन सी जनरेशन में है? आप कहेंगे जी 1 जनरेशन के गैप मेंटेन करके बैठे हैं। अगर जितने भी आपके अंकल और आंट हैं वो आपके साथ 1 जनरेशन का गैप मेंटेन करके बैठे हैं, बट वो किसके साथ सेम जनरेशन में होंगे? तो आप कहेंगे जी वो पेरेंट्स के साथ सेम जनरेशन में होंगे। तो पेरेंट्स के साथ सेम जनरेशन में कौन आ जाएंगे? आपके अंकल और आंट आ जाएंगे, और आपके साथ वो 1 जनरेशन गैप मेंटेन करके बैठे हैं। तो रोल दोनों का क्लियर हो गया। तो जब भी जनरेशन गैप की बात होगी उसके लिए हम एक वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे, सेम जनरेशन को डिफाइन करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। ओके, चलो अब कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। आपको मैटरनल और पैटर्नल टर्म्स क्लियर होंगी।
फादर की साइड से जितने भी आपके रिलेशंस बनते हैं वो सारे के सारे पैटर्नल कहलाते हैं। जैसे आपके चाचा की बात करें तो अंकल तो हैं, बट वो कौन से हैं? पैटर्नल अंकल। दादाजी की बात करें, ग्रैंडफादर, कौन से? पैटर्नल ग्रैंडफादर। मदर के थ्रू जितने भी रिलेशंस आएंगे वो सारे के सारे उनको किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे? मैटरनल टर्म से। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, लाइक दिस। ठीक है। और मैंने आपको एक टर्म तो बता ही दी है कि ब्रदर और सिस्टर की जगह एक टर्म क्या यूज हो सकती है? सिबलिंग। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो ये टर्म्स नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है। तो अगर यहां पर बात होती है ए एंड बी आर दी सिबलिंग्स, ए और बी क्या है? भाई बहन है। सिबलिंग्स का मतलब क्या हो गया? ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। बात करते हैं चिल्ड्रन की, बच्चों की। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म यूज होती है ऑफस्प्रिंग। तो अगर आपको टर्म यूज होती हुई दिखाई दे रही है ऑफस्प्रिंग, मतलब वो बच्चों की बात की जा रही है। गॉट इट? उसके बाद सिबलिंग का मतलब हो गया ब्रदर सिस्टर, ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया क्या? चिल्ड्रन, बच्चे। और अगर हस्बैंड और वाइफ के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यहां पर यूज हो हस्बैंड और वाइफ के अलावा, तो वो कौन सी होगी यहां पर? स्पाउस। तो अगर टर्म स्पाउस यूज हो रहा है तो काफी स्टूडेंट्स ये मानते हैं स्पाउस का मतलब तो हस्बैंड होता है। गलत। वो हस्बैंड और वाइफ किसी के लिए भी यूज हो सकती है टर्म। अगर कोई भी पर्सन एक अनमैरिड मेल पर्सन है, मतलब ऐसा पुरुष व्यक्ति जिसका विवाह ही नहीं हो रखा, शादी नहीं हो रखी, उसके लिए यहां पर टर्म क्या यूज होगी? बैचलर। अगर कोई पर्सन एक फीमेल पर्सन है जिसकी मैरिज नहीं हो रखी, मतलब महिला व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हो रखा, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होगी यहां पर? स्पिंस्टर। मैं स्पेलिंग बता देता हूं स्पिंस्टर के। बैचलर का तो ध्यान में रहता है क्योंकि वो सारे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पिंस्टर टर्म किसके लिए यूज होती है? अनमैरिड फीमेल पर्सन के लिए। तो अगर ये आपको टर्म्स दिखाई दें तो आपको इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये इंग्लिश लैंग्वेज वालों के लिए, जो एग्जाम हिंदी लैंग्वेज में अपना अटेम्प्ट करना प्रेफर करेंगे तो उनके लिए तो ये सारी टर्म्स का मीनिंग क्लियर होगा ही होगा पैराग्राफ के अंदर। समझ में आ गई बात? बस ये आपको ये चीजें कन्वे मुझे करनी थी। बाकी जो भी पॉइंट्स रहेंगे आपको क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो सेशन को चाहे डबल स्पीड के साथ देख लेना, बट देखना पूरे का पूरा। आपको क्वेश्चन करने की टेक्निक मैं बताऊंगा कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली फ्रेम को हिट कैसे करना है, कि वन गो में आपका एक्यूरेट फ्रेम किस तरह से बनाया जा सकता है। ओके, चलो शुरू करते हैं इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो इस सेशन से हमने नंबरिंग भी प्रेफर कर दी है ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। पीडीएफ तो मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ में वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा विद एनोटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो पहली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। कहता है एफ इज द मदर ऑफ ओनली डी एंड ए। कि एफ जो है केवल और केवल मदर है किसकी? मां है डी और ए की। तो अगर डी और ए की ही मदर है तो मतलब यहां पर एफ का तो जेंडर क्लियर हुआ। जेंडर की बात रहेगी, देखो मतलब हमने ये वाली सारी टर्म्स तो क्लियर कर ली। कोई भी पर्सन अगर एक मेल पर्सन होगा, पुरुष व्यक्ति, तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। कोई भी पर्सन अगर एक फीमेल पर्सन हुआ तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस का। जैसे मैं कह देता हूं ए और बी कौन है? हस्बैंड वाइफ है। ए एंड बी आर हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए जब भी हम टर्म यूज करेंगे तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे इक्वल टू का। प्लस का साइन किसको सिंबलाइज करेगा? पुरुष व्यक्ति को। माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है फीमेल पर्सन को, जो मैं यूज करता हूं बेसिकली। ऐसा कुछ फिक्स्ड रूल नहीं है कि प्लस माइनस यूज करेंगे तो ही प्लस माइनस से ही आपको पता चलेगा मेल फीमेल। कोई टीचर सर्कल यूज करता है, कोई ट्रायंगल यूज करता है, हर बंदे का अपना अपना फंडा है चीजें एक्सप्लेन करने का। मुझे सबसे ज्यादा आसान प्लस माइनस लगता है, इसलिए मैं वही यूज करता हूं। अगर कोई भी दो पर्सन आपस में स्पाउस का रिलेशन बना रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल टू का। ठीक है, तो यहां से पता चल चुका है कि ए और बी जो है वो विवाहित दंपत्ति है, मतलब कि मैरिड कपल है। तो अगर यहां पर मैं कहता हूं ए हस्बैंड है बी का, तो ए मेल पर्सन हुआ, पुरुष व्यक्ति हुआ, तो उसके लिए प्लस का साइन। बी फीमेल पर्सन होगी, वाइफ है ना उसकी, तो उसके लिए माइनस का साइन। तो ये भी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो तो हम कहां पर थे? तो यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन थी कि एफ जो है वो मदर है किसकी? केवल और केवल डी और ए की। तो यहां पर हमें एफ का तो जेंडर क्लियर हुआ कि वो एक फीमेल पर्सन है क्योंकि वो मदर है डी और ए की।
बट डी और ए के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि दोनों में से कौन मेल है, दोनों में से कौन फीमेल है। स्टार्टिंग में स्पीड में थोड़ी स्लो रखूंगा, धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाऊंगा, ठीक है। एक फ्लो भी बन जाएगा हमारा, ट्यूनिंग मैच हो जाएगी थोड़ी। तो स्टार्टिंग में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे स्लो पेस के साथ जो सॉल्व होंगे, उसकी क्लैरिटी भी होती रहेगी कि फ्रेम कैसे बन रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं एग्जाम और उसका आइडिया लेके चलना है तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। और क्वेश्चन का लेवल भी आपका क्लैरिकल प्री लेवल के क्वेश्चंस होंगे। पीओ प्री, आपको क्वेश्चन की लेंथ देख के ही पता चल जाएगा ये प्री लेवल का क्वेश्चन है या सॉरी क्लैरिकल प्री लेवल का क्वेश्चन है या पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एफ यहां पर मदर बनी किसकी, डी और ए की। मदर है मतलब जनरेशन गैप का साइन, वर्टिकल लाइन से यूज करते हैं। डी और ए कौन हो गए, सिबलिंग्स हो गए, तो उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। आगे देखिए, कहता सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। सी जो है डी का ब्रदर इन लॉ। अब देखो ब्लड रिलेशन के अंदर ब्रदर इन लॉ को डिफाइन करने के अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं कहता हूं किसी पर्सन का जीजा है, जिसे हम हिंदी में बहनोई भी बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रदर इन लॉ, मतलब सिस्टर का हस्बैंड, बहन का पति, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। अगर मैं कहता हूं किसी पर्सन का साला है, साला मतलब उसकी पत्नी का भाई, तो किसी व्यक्ति के पत्नी का भाई उसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ ही तो बोलेंगे। तो ब्रदर इन लॉ डिफाइन करने के दो तरीके हैं। किसी की सिस्टर का हस्बैंड अगर बात की जा रही है तो वो भी ब्रदर इन लॉ है, किसी के वाइफ के ब्रदर की बात की जा रही है तो ब्रदर इन लॉ उसे भी हम बोलते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहां पर प्रॉब्लम रहती है कि ब्रदर इन लॉ किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है, कौन किसका ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो वो आपको दोनों के दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो वो भी आपको क्लियर नहीं होगा, साला या बहनोई कोई भी टर्म दी जा सकती है। तो अगर ब्रदर इन लॉ डिफाइन करने के दो मीनिंग हैं तो सिस्टर इन लॉ डिफाइन करने के भी दो मीनिंग होंगे। सिस्टर इन लॉ ननंद भी होती है, सिस्टर इन लॉ भाभी भी होती है। समझ में आ रही है बात। तो भाभी और ननंद किस तरह से होगा, किसी के ब्रदर की वाइफ, भाई की पत्नी, क्या बोलेंगे, भाभी तो बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ, ओके। या बात करें अगर तो हम ननंद की, किसी के हस्बैंड की सिस्टर, पति की बहन, उसको भी क्या बोलेंगे, ननंद, मतलब के सिस्टर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के केसेस को आपको थोड़ा केयरफुली मार्क करना होगा। तो यहां पर देखिए मेंशन्ड है कि सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। सी डी का ब्रदर इन लॉ है, तो डाउट तो आएगा दिमाग के अंदर कि ब्रदर इन लॉ कौन सा बनाना है, जीजा बनाना है या साला बनाना है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। जब भी हम कोई भी फ्रेम ड्रॉ करने बैठेंगे ना ब्लड रिलेशन के अंदर, जो ये चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं हम, उसमें जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट वे में लेके चलो, कम से कम डाटा यूज करो। मतलब अगर मुझे सी जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ क्रिएट करना है, ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ डिफाइन करने के अलग अलग तरीके होंगे, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सी डी का ब्रदर इन लॉ कैसे बनाओगे, डी के सिस्टर का हस्बैंड वो भी ब्रदर इन लॉ है, हो सकता है ना। देखो डी के सिस्टर का हस्बैंड, मैं ब्रदर इन लॉ बना सकता हूं, सी को डी का बना सकते हैं ना। अब आप कहेंगे कि डी का कोई और भी तो बहन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहां पर मेंशन था कि एफ ही है जो इकलौती मदर है किस किस की, डी और ए की। मतलब डी और ए के अलावा उनका कोई भी अदर चाइल्ड या बच्चा नहीं है एफ का। तो इसलिए अगर मुझे सी डी का ब्रदर इन लॉ बनाना था तो मैंने पहले बहनोई वाला केस ले लिया, मान लिया कि ए जो है वो डी की बहन है, उसका पति कौन है, सी, तो इसलिए सी जो है वो डी का ब्रदर इन लॉ बन गया। अब ऐसा भी हो सकता था कि अगर एफ जो है वो मदर है किस किस की, डी और ए की, और अगर मुझे सी डी का ब्रदर इन लॉ क्रिएट करना है तो साला भी हो सकता है। कैसे क्रिएट करेंगे कि मान लेते हैं डी का कोई देवर भी तो हो सकता है ना ब्रदर इन लॉ। मान लेते हैं अभी मुझे डी का जेंडर नहीं पता, मुझे नहीं पता वो मेल है या फीमेल है, उसका कोई भी पति या पत्नी कोई भी होगा, आगे उसका अगर भाई होगा सी, तो भी तो सी डी का ब्रदर इन लॉ हुआ। तो देखो ब्रदर इन लॉ बनाने के दो तरीके हुए, ये वाला केस ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों, क्योंकि यहां पर जितने भी पर्सन गिवन थे मैंने सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया। अगर मैं ये केस ड्रॉ करता भी हूं ना तो मैंने अपनी तरफ से एक और पर्सन जो है यहां पर क्रिएट कर दिया।
तो पॉसिबिलिटी में आप ये वाला फ्रेम भी साथ के साथ बना के चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एग्जाम के अंदर आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना कॉम्पैक्ट वे में सोचेंगे उतना आपका जल्दी से जल्दी बनेगा फ्रेम, और वो एक्यूरेट भी होगा। अभी तो देखो पहला क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट्स मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऐसे केसेस आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस मत करिएगा, आप एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान से समझना, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पहली बार सुनने को मिल रही होंगी। मैं मार्केट में देखता हूं बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर जी ये तो पॉइंट हमें किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसा जैसे मैं अभी कन्वे कर रहा हूं। तो ये आपको समझ में आएंगे, इसलिए सेशन को चाहे डबल स्पीड के साथ देखो, देखो जरूर। ओके, अब देखो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाला फ्रेम भी ड्रॉ करूंगा, ये वाला फ्रेम भी ड्रॉ करूंगा। ये देख लेना, ये वाला ही करेक्ट निकल के आएगा। क्यों? अभी हम इस पर्सन को लेके सस्पेंस में है, डी के जेंडर को लेके भी सस्पेंस में है, ठीक है तो वैसे यहां पर भी, बट ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, क्योंकि जितने पर्सन के बनते सिर्फ वही डिफाइन हुए हैं, इधर हम एक्स्ट्रा पर्सन कंसीडर करके बैठे हैं। आगे देखिए, आगे क्या टर्म आई? हु। पिछले टॉपिक में बताया था जब भी एंड और बट और हु और विच आए तो किस किस की बात होती है। नहीं पता तो वो सेशन जाके देखो, क्लियरली बता रखा है। तो हु आया तो यहां पर किसकी बात हो रही है? डी की। कि डी जो है एक अनमैरिड मेल मेंबर है फैमिली का, मतलब एक ऐसा पुरुष व्यक्ति है जिसका विवाह ही नहीं हो रखा, शादी नहीं हो रखी। अगर डी की शादी नहीं हो रखी, ये देखो हमने तो डी को एज अ मैरिड पर्सन कंसीडर कर लिया ना, तो ये वाला फ्रेम गलत, ये आपका एक्चुअल फ्रेम बनेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है, चलो मान लिया कि हम तो पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, वहीं से ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या पता आपको ये इंफॉर्मेशन लास्ट में जाके दी हो, तो क्या करोगे? आपका तो टाइम वेस्ट हो गया ना। तो जितना हो सके ऐसे केसेस को अवॉइड करिएगा, कॉम्पैक्ट वे में ही सोचो कि हाँ मुझे एक जो है वो डी का सिबलिंग दिया हुआ है, भाई या बहन दिया हुआ था, तो उसी का ही हम स्पाउस कंसीडर कर लेंगे ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? बाकी जो भी चीजें हैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे क्लियर होती रहेंगी। अगर फिर भी आपको डाउट है, क्लियरिटी लेनी है, रिवाइंड करके देख लो। आगे देखिए, कहता ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई जो है वो बेटी है किसकी? सी की। अगर ई सी की बेटी है तो वो तो ए की भी बेटी हुई। आफ्टर ऑल ए और सी कौन है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही बना रहे हैं, और ई एक फीमेल पर्सन है, डॉटर बेटे की बात हो रही है। तो हु आया तो मतलब किसकी बात हुई? सी के बारे में। हु इज द सन इन लॉ ऑफ एल। सी जो है वो दामाद है एल का, सन इन लॉ। अब ध्यान से देखिए, सी तो एफ का भी दामाद है, उसकी बेटी का पति है ना, दामाद ही हुआ, सन इन लॉ हुआ। अगर सी एफ का दामाद है और सी एल का भी दामाद है, तो एल और एफ आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं बनाएंगे? वो दोनों का दामाद है ना, एफ का तो है ही है और एल का भी है, मतलब एफ और एल क्या है? मैरिड कपल है, तभी दोनों का दामाद कौन बन के बैठा है? सी बन के बैठा हुआ है। आगे, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल। कि बी जो है वो एल की क्या है? ग्रैंड डॉटर है। एल की ग्रैंड डॉटर, अब देखो यहां पर मेंशन नहीं है कि बेटे की बेटी है या बेटी की बेटी है, मेंशन नहीं है ना, ग्रैंड डॉटर तो सिंपली दे दिया। तो एल का एक ही चाइल्ड है जो मैरिड है, ये तो अनमैरिड ही है, ठीक है, और अनमैरिड मेल पर्सन था, ये मेंशन था। तो ग्रैंड डॉटर एल की हमें एक ही कंसीडर करने की पड़ेगी, कौन सी? उसकी डॉटर की भी डॉटर। कौन हो गया यहां पर? बी। तो ये आपका एक्चुअल फ्रेम बना। स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी कम रहेगी, मैं टाइम लूंगा क्योंकि चीजें आपको बहुत सारी एक्सप्लेन भी करता रहूंगा विद इन द क्वेश्चन। धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वहां पर आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो ये वाली चीजें थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं इनसे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ निम्न में से कौन है? ठीक है, निम्न में से एफ की ग्रैंड डॉटर कौन कौन है? ई भी है और बी भी है। ई भी है, बी भी है, मतलब आई बोथ सी एंड डी ऑप्शन, क्योंकि बी और ई दोनों ही है ग्रैंड डॉटर एफ की। डी का ई से क्या संबंध है? हाउ डी इज रिलेटेड टू ई। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए, डी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है? वो ई की मदर का ब्रदर है। ए ई की मदर हुई, मां हुई, डी ए का भाई हुआ, तो मदर का ब्रदर, माता का भाई कौन हुआ आपका? मामा ही तो लगा, मतलब के मैटरनल अंकल, या सिंपली अंकल भी बोल सकते हैं।
ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में आपको चाचा और मामा दोनों गिवन होंगे, ये तो मैंने टाइपिंग में थोड़ा इग्नोर कर गया ये वाली चीज़ों को, बट ऑप्शन में आपको चाचा भी गिवन होगा और ओब्लिक स्लैश डाल के आपको मामा भी दिया जाएगा इस तरह से, तो आप उसी को ऑप्ट करो। इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहे हो अंकल इज अंकल, जैसे ग्रैंड डॉटर यहाँ पर क्लियर नहीं थी कि कौन सी ग्रैंड डॉटर है, पैटर्नल है या मैटरनल है, उसी तरह। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, पूरे के पूरे परिवार में कितने महिला सदस्य हैं। हाँ जी, महिला सदस्य देखो, एक माइनस के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 महिला सदस्य हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखो 6 नंबर ऑफ पर्संस आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली के। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैमिली, समान संख्या में मेल भी हैं और फीमेल हैं, मतलब 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। ओके, जे इज द सन ऑफ एम, जे जो है वो किसका बेटा है, एम का बेटा है। अगर जे एम का बेटा है तो जे का तो जेंडर क्लियर हुआ कि वो मेल पर्सन है, बट एम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे देखिए, एंड एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन जो है वो जे की बेटी है, एन जो है वो जे की क्या है, बेटी है। गॉट इट। आगे देखिए, के इज द चाइल्ड ऑफ एल, के जो है वो एल का बच्चा है, चाइल्ड, बेटा है बेटी है कुछ नहीं पता, तो इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ना तो अभी तक के डिफाइंड है ना ही एल डिफाइंड है। बट आगे देखो क्या गिवन है, हु आया तो किसके बारे में बात हो रही है, एल के बारे में, कि एल इज द मदर ऑफ एन, एल जो है वो एन की मदर है। अगर एल एन की मदर है, माता है, तो जे एन का फादर है। ठीक है, अगर जे एन का फादर है और एल एन की मदर है तो जे और एल कौन हो गए, आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाएंगे। गॉट इट। और हमें एल के बारे में इंफॉर्मेशन और क्या गिवन थी कि के जो है वो एल का चाइल्ड है। अगर के एल का चाइल्ड है तो वो तो जे का भी चाइल्ड हुआ, मतलब एन और के कौन हो गए आपस में, सिबलिंग्स। बट यहां पर हमें के का जेंडर नहीं पता कि वो एन की बहन है या उसका भाई है। आगे देखिए, ओ इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, ओ जो है के की दादी है, दादी मतलब पिता की मां। ठीक है, तो के का पिता कौन है, जे, फादर्स मदर्स को ही बोलेंगे ना पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो के का फादर कौन है, जे, उसकी मदर कौन बनेगी, ओ, मतलब वो एम की वाइफ हो गई। अगर ओ एम की वाइफ है तो एम ओ का हस्बैंड हुआ। गॉट इट। अब यहां पर के का जेंडर कैसे पता चलेगा, इस इंफॉर्मेशन से जहां पर आपको दिया गया था कि पूरे परिवार में इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। अब देखो 3 महिलाएं हो चुकी हैं, 1 2 3, तो के जो होगा वो मेल पर्सन होगा। क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ओ एल से किस प्रकार संबंधित है। तो ओ देखिए वो एल के पति की मां है, एल का पति कौन है, जे, उसकी मदर कौन है, ओ, तो किसी व्यक्ति के पति की माता को क्या बोला जाएगा, सास, मदर इन लॉ, बी ऑप्शन। अगला, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के एम से किस प्रकार संबंधित है। हाँ जी, के देखिए एम से किस प्रकार संबंधित है, तो के जो है वो एम के बेटे का भी बेटा है, बेटे का बेटा मतलब ग्रैंड सन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला देखिए, कहता पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी जो है वो फादर है, पिता है किसका, क्यू का, तो यहां पर पी मेल पर्सन हुआ, क्यू का जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट, हु आया तो किसके बारे में बात हो रही है, क्यू के बारे में, क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम। अब क्यू जो है वो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ मतलब वो एक मेल पर्सन है, इतनी सी चीज क्लियर हो गई। अब वो किसका ब्रदर इन लॉ है, एम का ब्रदर इन लॉ है। अब फिर से वही बात आ गई, ब्रदर इन लॉ बहनोई है या साला है कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इस इंफॉर्मेशन को हम होल्ड पे रखेंगे। चाहे तो आप फ्रेम ड्रॉ कर भी सकते हो, बट फिर भी इस फ्रेम इंफॉर्मेशन को होल्ड पे भी रख के चल सकते हो। 2 केसेस बनाने हैं तो बना लो, दैट्स अप टू यू। बट हमें एम के बारे में इंफॉर्मेशन आगे गिवन है कि एम इज द सन ऑफ एस, एम जो है वो एस का बेटा है, और हमें यहां पर एस का जेंडर नहीं पता। बट इतना क्लियर हो गया, अगर क्यू अगर एम का साला या जीजा है, ठीक है, या बहनोई है, तो मतलब कि जो एम है वो किसी दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, इतना तो क्लियर है। अगर मैं अपने बहनोई या अपने साले की बात करूंगा तो वो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है ना, वो किसी और की फैमिली का हिस्सा होगा।
तो यहां पर क्लियरली दे दिया गया कि m जो है वो किसका बेटा है, s का बेटा है। तो m जो है s का बेटा है, इसको हम साइड पे रख देते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज कर सकते हैं कि q जो है वो m का ब्रदर इन लॉ है। अगली इंफॉर्मेशन, y हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर। y के केवल 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। नाम क्या क्या है कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, k एंड l आर ग्रैंड सन ऑफ s। k और l जो है वो s के ग्रैंड सन है। अगर k और l s के ग्रैंड सन हैं तो हम s का बेटा कौन है, m, इसी के ही चिल्ड्रन आप क्रिएट कर सकते हो। किस किस को, k और l को। ठीक है, अभी के लिए आगे देखिए, कहता y इज द मदर इन लॉ ऑफ m। y m की मदर इन लॉ है। अगर y m की मदर इन लॉ है, सास है, मतलब वो उसकी पत्नी की मां हुई y। अब देखो y m की मदर इन लॉ है, ठीक है। अब यहां से आप चीज कनेक्ट कर सकते थे, q m का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ मतलब m की पत्नी का भाई। तो यहां पर क्या हो गया, q, और q किसका बेटा है, p का। अगर q p का बेटा है तो q तो y का भी बेटा बन रहा है। देखो तो p और y आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना देंगे। इस पॉइंट को हमने यूज कर लिया तो साइड पे रखिए अभी तक के लिए। अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है, t इज द डॉटर इन लॉ ऑफ s। t जो है s की डॉटर इन लॉ है, बहू। अगर t s की डॉटर इन लॉ है मतलब वो m की पत्नी हुई, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकलता। और s का क्या है, सिर्फ एक ही चाइल्ड है। s का एक ही चाइल्ड है, वो कौन हुआ, m हो गया। समझ में आ गई इंफॉर्मेशन। अब यहां पर एक पॉइंट हमें एक और गिवन था कि y के 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो एक लड़का और एक लड़की, ये भी जस्टिफाई हो रहा है। और k और l जो है वो कौन है, ग्रैंड सन ऑफ s। s के ग्रैंड सन है, मतलब वो दोनों के दोनों मेल पर्सन थे। ठीक, देखो तो हमें जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखा और 1 गो में ही हमारा फ्रेम बन गया। अगर आप ऐसा नहीं एज्यूम करते ना तो आप देख लीजिए आप केसेस के पीछे ही पड़ते रहेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो बना सकते थे। हमें किसने कहा कि के और एल एम के ही बच्चे होंगे, क्या पता एस का कोई और चाइल्ड हो, उसके भी तो बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे थॉट्स आना जायज है, जेन्युइन भी है, लॉजिकली सोच रहे हो आप। बट जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट रखेंगे ना इंफॉर्मेशन को, आपको फ्रेम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 गो में इंस्टेंटली सॉल्व होगा। ओके, आप इस चीज को ट्राई करिए, एटलीस्ट अपने आप ही खुद ब खुद सारे के सारे डाउट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। चलो बढ़े फिर आगे। तो यहां पर हमें किसका जेंडर नहीं पता चला अभी तक, एस का जेंडर नहीं पता चला। तो देखिए क्या गिवन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एल। एस का एल से क्या रिलेशन है, तो एस जो है वो एल का या तो ग्रैंडफादर है या तो ग्रैंड मदर है। ठीक है, दादा है या दादी है, नहीं बता सकते। तो आइदर बी और सी, क्योंकि ग्रैंड मदर भी गिवन है, ग्रैंड फादर भी ऑप्शन में गिवन है। या तो इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए था, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो उसी का ही सब्स्टिट्यूट ऑप्शन क्या होता है, आइदर और, या तो ग्रैंड मदर है या तो ग्रैंड फादर है। अगला, एम रिलेटेड टू पी। एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम जो है वो पी की बेटी का पति है, मतलब के दामाद, मतलब के सन इन लॉ। सी ऑप्शन। चलो, एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ द फादर ऑफ जेड। अब इस चीज को ध्यान से समझना, एक्स की जो मदर है वो मदर इन लॉ है। एक्स की मां जो है वो किसी की सास है। किसकी सास है, जेड के फादर की। तो जेड के फादर की सास, जेड के पिता की सास। ठीक है, ये बना जेड का पिता, ये बन गई उसकी सास। कैसे, उसकी पत्नी की मां। तो जो ये पर्सन है ना, जेड के पिता की सास, जो ये पर्सन है ये कौन है, एक्स की मदर है। तो इस पर्सन को, ठीक है, हमें क्या डिफाइन करना है, ये एक्स की कौन है, मदर है। अब मैंने इस पॉइंट को साथ में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्स जो है वो इस पर्सन की बेटी है या बेटा है। तो इस पॉइंट को मैं बाद में यूज करूंगा, बट मुझे इतना क्लियर हो गया कि ये जो पर्सन है वो एक्स की मदर है, मतलब एक्स जो है इस पर्सन का बच्चा है। बेटी है या बेटा है कुछ पता नहीं है अभी तक इस पॉइंट के बारे में। अगली इंफॉर्मेशन, कहता है जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। जेड जो है वो वाई का ब्रदर है। जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई। अब वाई का जेंडर नहीं क्लियर हमें। अगली इंफॉर्मेशन, वाइल, हालांकि एक्स इज द फादर ऑफ एम। अब देखो एक्स जो है वो पिता है एम का।
अगर एक्स फादर है एम का तो मतलब एक्स जो है ये नहीं हो सकता, मतलब एक्स जो है यहां पर आएगा। एक्स फादर हुआ किसका? एम का। फ्रेम को ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने ये इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में देखी थी तो जो जेड के पिता की सास है वो एक्स की मदर है, मतलब ये एक्स की मां थी। अगर ये एक्स की मदर है तो एक्स इसका बच्चा था, बेटा या बेटी। बेटी हो नहीं सकती क्योंकि यहां पर एक्स को उन्होंने क्या बोला? पिता, मतलब वो एक मेल पर्सन है। ये नहीं है तो फिर इसका कोई सिबलिंग है। ये देखो एक्स की मदर बन गई ना, कौन? जेड के पिता की सास। ठीक है, चलो। तो एक्स जो है वो फादर है किसका? पिता है एम का। तो हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड? एक्स का जेड के साथ क्या रिलेशन है? तो एक्स जो है वो जेड की मां का भाई है, मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल, मामा। बाकी पर्सन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आपको ये दिया गया था। ओके, अगला। 7 पर्सन आपको दिए गए हैं, तो 7 पर्सन है, ए से लेके के तक आपको इन नाम दिए गए हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है वो नाम कौन कौन से हैं, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर फोकस कीजिए। आर बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर दिया गया है, कहता जो ये 7 व्यक्ति हैं ना 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित हैं। 3 अलग पीढ़ियां कौन सी हो गई? आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, बस। मतलब 2 जनरेशन के गैप में बैठी हैं ये तीनों पीढ़ियां। ओके, बट कई बार आपको क्या दिया होता है, अगर हम थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोचें, कुछ एक केसेस में ऐसा होता है, यहां पर आपको जनरेशन के बाद एक टर्म दी जाती है गैप, 3 डिफरेंट जनरेशंस गैप। अगर 3 डिफरेंट जनरेशन गैप टर्म गिवन है, आपको गैप वर्ड दिया गया है, मतलब वो 4 पीढ़ियों से संबंधित है। गैप का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर है। कितनी पीढ़ियों का है? 3 पीढ़ियों का है, मतलब 4 जनरेशन हो गई ना फिर। तो अगर यहां पर 3 जनरेशन से बिलोंग करती हैं, वो 3 पीढ़ियों से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके बीच में 2 जनरेशन का गैप हो गया। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। वैसे ये चीज नहीं दी जाएगी आपको, बट फिर भी सेफ साइड लेके चलिए कि जब भी आपको जनरेशन टर्म दी हो उसके बाद ध्यान देना है कि गैप टर्म तो नहीं गिवन, जीएपी गैप। इस पॉइंट का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ओके, चलो। तो 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित है, जिसमें कि पहली इंफॉर्मेशन है, कहता डी इज द वाइफ ऑफ के। डी जो है वो पत्नी है इसकी, के की। ओके, मान लिया। आगे देखिए क्या है। हु इज द, हु मतलब के बारे में बात हो रही है। अब के जो है वो ब्रदर इन लॉ है ई का। अगर के ब्रदर इन लॉ है तो ध्यान से देखिए, के जो है वो ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? ई का ब्रदर इन लॉ। तो आपके मन में क्या आएगा कि के जो है वो किसी का बहनोई है, तो ई जो है वो उसकी पत्नी का भाई होगा या बहन होगी। जीजा को ही ब्रदर इन लॉ बोलेंगे ना। अब ई के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि के जो है वो ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? ई का ब्रदर इन लॉ। अब सोचने को तो ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अगर डी जो है वो के की वाइफ है, के डी का हस्बैंड हो गया, और के ब्रदर इन लॉ है, तो के भी तो किसी का साला हो सकता है। अगर मैं अपने ब्रदर इन लॉ जीजे की बात कर रहा हूं तो मैं तो उसका साला हो गया। ठीक है, तो के भी तो साला हो सकता है। तो आपको इस तरह से ये चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ये देखो, ये चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी। ठीक है, ब्रदर इन लॉ देवर को भी बोलते हैं, मतलब यहां पर कोई भी हो सकता था पर्सन। ये मेल हो फीमेल हो, मतलब के का कोई भी और सिबलिंग कंसीडर कर लो, आगे उसका स्पाउस कंसीडर कर लो ई, तो भी के जो है वो ई का क्या है? ब्रदर इन लॉ। तो अगर ऐसे थॉट प्रोसेसेस लाओगे ना, अब कोई भी फ्रेम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इतना बियॉन्ड क्यों सोचना, फालतू के चक्कर में क्यों पढ़ना। मैंने क्या कहा, जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में इंफॉर्मेशन रखो। कई ज्यादा लॉजिक लगा लेते हैं ना, हाँ जी हम तो महान हैं, हम तो रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग करेंगे, ये लॉजिक्स लगाना सीखेंगे। भाई इन चक्करों में मत पढ़ो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है? पढ़ाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। हाँ, अगर पढ़ाने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहे हो, फिर ये पॉइंट्स बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपके सामने से स्टूडेंट खड़ा होकर ये पूछ ले कि भाई हमें कैसे पता ये बना, ये भी तो हो सकता था, ये बनाए, ये भी तो हो सकता था। तो उसके आंसर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चाहे तो आप इसे पॉसिबिलिटी में क्रिएट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, बट प्रेफरेबल ये रहेगा, आंसर देखना इसी से निकलेगा। वो प्रैक्टिस से ही आपको चीजें पता चलने लग जाती हैं। आगे देखिएगा, एफ इज द ब्रदर ऑफ ई।
एफ जो है वो ई का भाई है, एफ ई का ब्रदर बन गया। ठीक है जी, अभी देखो एक ही जनरेशन चलती चली जा रही है, चाहे तो आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, एफ ई का भाई हो गया। ठीक है, अब देखो 3 जनरेशन बनने वाली हैं, ये 5 बंदे इधर ही हो गए, ये अभी 4 पर्सन है, उधर 5 है, ऊपर भी बनेगा, अभी नीचे भी बनेगा। नेक्स्ट, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ के, ए के का ससुर है, ए इज द फादर इन लॉ मतलब डी का फादर हुआ। यहां ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, यहां पर भी डी का फादर ही हुआ। ठीक, आगे बी इज द मदर ऑफ एफ, बी एफ की मां है, अगर बी एफ की मदर है तो ए तो एफ का फादर है, तो ए और बी कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। ए और बी कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। ये गलत, क्यों गलत, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बंदे तो 2 पीढ़ियों में ही खत्म हो गए, इधर बननी है 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशंस, नंबर ऑफ पर्सन 7 ही हैं, तो कहां से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, समझ में आई बात। अब एक पीढ़ी में एक और पर्सन आएगा, वो डी और के का चाइल्ड होगा, देखना तभी तो 3 पीढ़ियां खत्म होंगी, 1 2 3, और डी और के का ही चाइल्ड क्यों होगा, क्योंकि मैरिड पर्सन ही यही बन के बैठे हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते आगे चल के, चलो आगे इन्फॉर्मेशन बताता हूं, कहता सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डी की बेटी है। देखो आ गई ना इन्फॉर्मेशन, ये नहीं है कि मैं पहले करके बैठा हूं, नो डाउट मैं करके बैठा हूं, मुझे याद थोड़ा था, क्योंकि जब भी मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करता हूं पहले इसको प्रूफ चेक करता हूं कि सही क्वेश्चन जा रहा है ना आपके सामने, गलत तो नहीं है, इतना तो करना बनता ही है भाई। पर इतना भी नहीं याद होता कि मैं एक एक लाइन रट के बैठा हूं हर एक क्वेश्चन की। कहने का मेरा मतलब क्या था, अगर यहां पर मेंशन्ड होता कि सी जो है वो बी की ग्रैंड डॉटर है, सी बी की ग्रैंड डॉटर है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन होती तो आपको सी बी की ग्रैंड डॉटर जो बनानी है वो डी की बेटी कंसीडर करके ही बनानी है। देखो सी बी की ग्रैंड डॉटर, अब आपके मन में ये भी आएगा हमें किसने कहा कि वो डी की ही बेटी है, ई की भी तो बेटी हो सकती है, तो भी तो बी की ग्रैंड डॉटर ही है। अब देखो ई तो एक यहां पर क्या है, सिंगल पेरेंट बना, एफ की भी तो हो सकती है फिर बेटी, तो भी सी बी की ग्रैंड डॉटर बनाई जा सकती है। भाई वो अभी सिंगल पर्सन है, हालांकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, कुछ नहीं गिवन, बट फिर भी ऐसी चीजों को अवॉइड करना है आपको, जो मैरिड पर्सन गिवन है उसी की ही बेटी कंसीडर करो। ओके, तो ये इन पॉइंट्स जो हैं आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ए हैज ओनली वन सन, ए का सिर्फ एक ही बेटा है, अगर ए का सिर्फ एक ही बेटा है वो तो एफ ही है, मतलब ई और डी दोनों एक ही बेटियां हैं। देन हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या रिलेशन है, वो सी की मदर की सिस्टर है, मदर्स सिस्टर मतलब मदर सिस्टर ही ऑप्शन में गिवन है, आप इसे आंट भी बोल सकते थे। ओके, ये मैटरनल आंट। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं वाटर ब्रेक ले लूं, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए फिर, आवाज ओके है। देखो अगर आपको फास्ट लग रहा है अकॉर्डिंगली, या स्लो लग रहा है अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मैनेज कर लो, 2x कर लो, 1.5x कर लो, 0.75x कर लो, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने कहीं ना कहीं XYZ रिसोर्सेज से सिलेबस किया होगा, ठीक है, तो मैं उसी स्पीड के हिसाब से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उठाए हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, चलो करें आगे। आर इज द मदर ऑफ एस, आर एस की माता है, तो एस का जेंडर नहीं पता, और एस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स ओनली, एस जो है वो बहन है किस किस की, डब्ल्यू एंड एक्स ओनली, वो केवल और केवल डब्ल्यू और एक्स की ही बहन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यू और एक्स मेल पर्सन हो गए, पुरुष व्यक्ति, ये जस्टिफाई नहीं करता। मैं अभी क्लियर कर देता हूं, ए बी सी तीनों बहनें हैं, ठीक है, तीनों आपस में बहनें हैं। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए जो है केवल और केवल बी और सी की ही बहन है, क्या मैंने गलत बोला, सही बोल रहा हूं बिल्कुल भी। ए जो है केवल और केवल बी और सी की ही बहन है, ठीक है, केवल और केवल बी और सी की ही बहन है, तो यहां पर क्या इनके जेंडर पे डाउट आ रहा है क्या आपको, ए जो है केवल और केवल बी और सी की ही बहन है, क्या इनके जेंडर पे डाउट आया, तो मतलब
बी और सी कौन थे हमें क्या लेना देना, बट ए ही है जो केवल और केवल बी और सी की बहन बनेगी, मतलब ए का बी और सी के अलावा कोई और सिबलिंग होगा ही नहीं, इसका ये मतलब हुआ। इसीलिए कि अगर आर एस की मदर है और एस केवल बहन है किस किस की, डब्ल्यू और के एक्स की ही है केवल, मतलब डब्ल्यू और एक्स के अलावा एस का कोई और तीसरा सिबलिंग नहीं है, बस यही दोनों ही है। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या गिवन है, कहता वाई इज द सन ऑफ एक्स, वाई एक्स का बेटा है, तो इससे जेंडर नहीं पता चला एक्स का। टी इज द फादर ऑफ यू, टी यू का पिता है, ना तो टी डिफाइंड है ना तो यू डिफाइंड है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं कि टी इज द फादर ऑफ यू, ये बाद में बनाएंगे हम। अमंग द चिल्ड्रन ऑफ क्यू एंड आर ओनली वन इज अनमैरिड, क्यू और आर के बच्चों में, मतलब क्यू और आर के बच्चों की बात हो रही है, मतलब कि क्यू और आर आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनाएंगे। क्यू और आर के बच्चों में सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हो रखी। अब किसकी शादी नहीं हो रखी, या तो एस की नहीं हो रखी या तो डब्ल्यू की नहीं हो रखी। क्यों, वाई तो बेटा है एक्स का, बिना शादी के थोड़ा हो गया। ठीक है, चलो अगला देखिए, डब्ल्यू इज द अंकल ऑफ यू, डब्ल्यू यू का अंकल है। अगर डब्ल्यू यू का अंकल है तो यू, टी तो यू का फादर था, ठीक है, और डब्ल्यू यू का अंकल है मतलब वो मेल पर्सन हो गया। ठीक है, डब्ल्यू यू का अंकल है ना, तो वो मतलब मेल पर्सन हो गया। अगर डब्ल्यू जो है वो यू का अंकल है तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अब टी फादर है यू का, डब्ल्यू अंकल है यू का, मतलब कि टी जो है वो हस्बैंड बनेगा या तो एस का या तो एक्स का। क्योंकि अब मैं, मेरी एक बात ध्यान से समझना, इस पॉइंट को साइड पे रखो, डब्ल्यू जो है वो अंकल है वाई का, ये मान लिया आपने बात, वाई का अंकल ही है, या तो उसके फादर का ब्रदर है या तो उसकी मदर का ब्रदर है, अंकल तो बन रहा है ना। इसी तरह डब्ल्यू जो है वो अंकल है यू का भी, अब यू का अंकल है या तो यू एक्स का चाइल्ड है या तो वो एस का चाइल्ड होगा। एग्री करते हो, या तो एस का बच्चा होगा यू या तो एक्स का बच्चा होगा यू, मतलब अगर यू एस और एक्स में से किसी एक का चाइल्ड है तो टी जो है ये वो एस और एक्स में से किसी एक की पत्नी होगी। समझ में आ गई अब बात, तो इस पॉइंट को अभी मैं होल्ड पे रख के चल रहा हूं, या तो टी एस का हस्बैंड बनेगा या तो टी एक्स का हस्बैंड बनेगा। ओके, किसका है हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अब यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हु इज द सिस्टर ऑफ वी, यू जो है वो बहन है किसकी, वी की। नेक्स्ट देखिए आगे क्या गिवन है, एस हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एस के 2 बच्चे हैं। अगर एस के 2 बच्चे हैं ना, वो 2 बच्चे ये वाले हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसके अलावा और किसको डिफाइन करोगे आप, अगर एस के केवल 2 बच्चे हैं तो वो यू और वी ही होंगे, मतलब टी जो है वो एस का पति हुआ। इन दोनों के बच्चे कौन कौन है, यू और वी। गॉट इट, अब देख लो डब्ल्यू यू का अंकल भी बना। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो। देखो अगर आपको फिर भी डाउट आता है ना, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, जो भी आप आंसर डिटरमिन करोगे ना वो आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे टी रिलेटेड टू क्यू गिवन है, टी का क्यू से क्या रिलेशन है, टी क्यू की बेटी का पति है, मतलब के दामाद, मतलब के सन इन लो। इफ एक्स इज द सन ऑफ आर, अगर एक्स आर का बेटा है, कंडीशन पे बता रहा है, अगर एक्स आर का बेटा है मतलब एक्स एक मेल पर्सन है, तो एक्स वी से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स देखो वी का क्या लगा, वो उसकी मदर का भाई लगा, मदर का ब्रदर मतलब के अंकल, चाचा या मामा कोई भी हो सकता है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। वी का टी से क्या रिलेशन है, अब वी देखो टी की या तो बेटी है या तो बेटा है, मतलब हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, तो आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, जेंडर ही पता नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पर यू के बारे में इंफॉर्मेशन थी, यू वी की बहन है, बट वी यू का कौन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। या तो इधर ऑप्शन हो सकता था आइदर सन और डॉटर, बट आइदर और वाला ऑप्शन और कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वाला ऑप्शन कभी भी एक साथ नहीं गिवन हो सकते। अगला देखिए, फिर से 7 पर्सन गिवन है, आर लिविंग इन द फैमिली, एक परिवार में रह रहे हैं। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू, आर बेटी है किसकी, क्यू की। अगली इंफॉर्मेशन, सी इज द ब्रदर ऑफ एस, सी एस का भाई है। नेक्स्ट,
एच इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। ये देखो अलग अलग फ्रेम बन रहे हैं, कोई कॉमन पर्सन निकल के ही नहीं आ रहा। एच बी की मदर इन लॉ है। बी की मदर इन लॉ मतलब बी के स्पाउस की मदर। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। सी इज मैरिड टू बी। सी बी से मैरिड है। चलो एक चीज तो पता चली। अब देखो सी अगर बी से मैरिड है तो सी ये पर्सन हुआ, और सी कौन है? मेल पर्सन है। और सी सिबलिंग है किसका? एस का। मतलब सी भाई है किसका? एस का। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं हाइड कर रहा हूं। कनेक्ट कर लो, देख लो किस तरह से ये फ्रेम क्रिएट हुआ है। सी इज द अंकल ऑफ आर। सी अंकल है आर का। अगर सी आर का अंकल है तो मैं मान सकता हूं वो एस का चाइल्ड होगा, तभी तो सी आर का अंकल बना। अंकल कौन सा है? मैटरनल है पैटर्नल है पता नहीं है, क्योंकि हमें एस का जेंडर नहीं पता। अब आर का तो पता है कि आर एक फीमेल पर्सन है, और आर बेटी है किसकी? क्यू की। तो एस और क्यू कौन हो गए आपस में? हस्बैंड वाइफ। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। ई इज द फादर ऑफ सी। ई सी का पिता है। ई इज द फादर ऑफ सी, तो एच मदर है तो ई फादर है, तो ई और एच कौन हो गए? हस्बैंड वाइफ। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए। सी मेल है तो बी फीमेल है। एस और क्यू में से क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। क्यू सी की सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मतलब फीमेल पर्सन, तो एस मेल पर्सन हो गया, खत्म बात। ठीक, आओ क्वेश्चन के ऊपर क्या कहता है। रिलेशन का बताना है आर का विद रिस्पेक्ट टू एच। आर एच के विद रिस्पेक्ट टू क्या रिलेशन है? एच के वो बेटे की बेटी है। बेटे की बेटी मतलब ग्रैंड डॉटर। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ सी, अगर डी सी का भाई है, तो यहां पर एक पर्सन मैं ऐड ऑन करूंगा। यहां पर कंडीशनल क्वेश्चन आ गया ये। इफ वो टर्म जब भी आ जाए मतलब वो एक कंडीशनल क्लोज की तरह एक्ट करता है। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ सी, मैं यहां पर मिला देता हूं। अगर डी सी का भाई है तो वो एस का भी भाई हुआ। तो हमें क्या बताना है? डी विद रिस्पेक्ट टू आर क्या रिलेशन बनाएगा? वही बात आती है, अगर डी सी का भाई है वो तो एस का भी भाई हुआ, तो डी आर से क्या रिलेशन बनाएगा? वो आर के पिता का भाई है, मतलब के अंकल। बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट। अब आपको 8% दिए गए हैं। ये देखो, अब ये लेवल जो है, चलो ये मान लेता हूं ये भी आपको प्री में दिया जा सकता है, बट ये देखो 8% आ गए ना। 8%, 9%, 10%, ऐसे आपको पीओ प्री में मिलेंगे क्वेश्चंस। ये क्लैरिकल प्री में नहीं आएंगे। क्लैरिकल प्री में आपको 6 मैक्सिमम 7% दिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं गिवन होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में बात करते हैं अभी हम। कहता 8 व्यक्ति गिवन है। स्क्रीन पूरी विजिबल है ना? हाँ, 8 व्यक्ति दिए गए हैं ए से लेके एच तक। बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशंस, 3 अलग अलग पीढ़ियों से संबंधित हैं। आप, आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स। एच एंड जी आर सिबलिंग्स। एच और जी जो हैं वो भाई बहन है। ठीक है, कौन मेल है कौन फीमेल है कुछ अता पता नहीं है। बी इज द फादर ऑफ जी। बी जी का पिता है। बी इज द फादर ऑफ जी। जी इज अनमैरिड पर्सन इन द ग्रुप। जी की शादी ही नहीं हो रखी। और एच और जी सिबलिंग्स हैं। चलो एच को इधर ही जोड़ दो। ये देखो लिखा हुआ था ना, एच भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है, कुछ नहीं पता। जी जो है वो अनमैरिड है, इस पर्सन का ध्यान रखिएगा। एफ एंड एच आर कपल्स। एफ और एच दंपत्ति हैं। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है कुछ अता पता नहीं है। ये दोबारा क्यों दे दिया? अच्छा ये अलग इंफॉर्मेशन है। डी एंड एच आर सिबलिंग्स। अगर डी और एच सिबलिंग्स हैं तो जी और एच भी सिबलिंग है, मतलब डी जी एच तीनों ही सिबलिंग है। जी जो है अनमैरिड पर्सन है। डी की शादी, सॉरी जी की शादी नहीं हो रखी। डी की हो सकती है बट जी सिंगल पर्सन है भाई। डी इज द ओनली डॉटर ऑफ सी। डी जो है इकलौती बेटी है किसकी? सी की। मतलब बी की भी इकलौती बेटी है तो बी और सी की ही बेटी है, मतलब बी और सी हस्बैंड वाइफ है। अगर डी बी और सी की इकलौती बेटी है तो जी और एच दोनों बेटे हो गए इसके। तो एच अगर बेटा है तो एफ एच की पत्नी हो गई। ठीक है, आगे सी के बारे में इंफॉर्मेशन है। हु इज द वाइफ ऑफ बी। सी जो है, सॉरी मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया? सी इज द वाइफ ऑफ बी, ये बन गया। अगली इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले ही हमें दिया गया था यहां पर कि बी जो है वो फादर है जी का, तो सी पत्नी हो गई ना बी की। ए इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एच। ए एच का नाना है।
अगर ए एच का नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब वो उसकी मदर का फादर है। ध्यान से ड्रॉ करना, ये ग्रैंडफादर, कहीं आप बी का फादर बना दो ए को। मैटरनल टर्म मतलब मदर के थ्रू रिलेशन, कि ए जो है वो नाना है एच का, मतलब वो एच की मदर का फादर है। ओके। ई इज मैरिड, ई मैरिड है। ई कहाँ है भाई, इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर ई मैरिड है या तो वो ए की स्पाउस है या तो डी का स्पाउस है। ए इज नॉट मैरिड टू ई, ए ई से मैरिड नहीं है, क्लियर कर दिया। तो ई इज मैरिड, तो ई डी का पति है। तो जी का तो बना ही नहीं सकते क्योंकि मेंशन था कि जी अनमेरिड है। काउंट कर लो पर्सन, 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8, खत्म। 3 जनरेशंस भी बन गई। आओ जो क्वेश्चन के ऊपर, इफ एक्स इज द नेफ्यू ऑफ जी, अगर एक्स जी का भतीजा या भांजा है, एक्स जो है वो जी का भतीजा या भांजा है, तो वो एच और एफ का भी चाइल्ड हो सकता है, ई और डी का भी चाइल्ड हो सकता है। आगे, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, तो एक्स का सी के साथ क्या रिलेशन होगा। अब देखो ध्यान से, अगर एक्स दोनों में से किसी का भी बच्चा होगा तो वो रहेगा, तो या तो वो रहेगा उसके बेटे का बेटा या बेटी का बेटा, मतलब के रहेगा ग्रैंडसन ही। ग्रैंडसन रहेगा मतलब के डी ऑप्शन। पोता या नाती जो भी आप बोलते हो वो हो सकता है। पोता ऑप्शन में गिवन है, उसी को मार्क कर दो। ई इज रिलेटेड टू ई, ई का ई से, सॉरी, ई इज रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या रिलेशन है, ई डी का हस्बैंड है। मतलब ये 3 क्वेश्चन का सेट भी हो सकता था आपको, इसके अंडर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 भी हो सकते थे। अगला, देर आर 8 पीपल इन द फैमिली, पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन है। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर पी की बेटी है। आगे, पी के बारे में इंफॉर्मेशन, हु आया तो पी के बारे में डाटा गिवन है। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड बना क्यू का, क्यू पत्नी बन गई पी की। वी इज द डॉटर ऑफ टी, वी टी की बेटी है, दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसको साइड पे नोट डाउन कर लेते हैं, वी इज द डॉटर ऑफ टी। अब बाद में भी यूज कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, बट ढूंढने से बेहतर है साइड पे नोट डाउन कर लो। नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कौन सी स्टेटमेंट छूट गई थी, कहीं ये स्किप ही ना हो जाए माइंड से, भी कुछ रहता भी था। तो बेहतर है साइड पे नोट डाउन कर लो कि वी टी की बेटी है। टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, टी एस का ब्रदर इन लॉ है। इस पॉइंट को हम होल्ड पे रख सकते हैं कि टी जो है वो एस का क्या है, ब्रदर इन लॉ। कैसे बनाना है, जीजा बनाना है, साला बनाना है, पता नहीं है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। अगली इंफॉर्मेशन, और एस के बारे में इंफॉर्मेशन है, एस हु इज द ओनली सन ऑफ क्यू, एस जो है इकलौता बेटा है किसका, क्यू का। अगर एस इकलौता बेटा है क्यू का तो वो पी का भी हुआ, और हमें एस का ब्रदर इन लॉ कौन बनाना है, टी बनाना है। एस का ब्रदर इन लॉ मतलब उसकी बहन का पति, कॉम्पैक्ट वे में सोचेंगे। और टी की बेटी कौन है, वी, मतलब आर की भी बेटी कौन हुई, वी ही हुई। सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली, क्रॉस करो। जो डाटा आप साइड पे नोट डाउन करके चलेंगे उसको कैंसल आउट जरूर करना। ये चीजें मैं आपको सिटिंग पजल में आगे जाके भी क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए, W इज द सन ऑफ U, W U का बेटा है। इंफॉर्मेशन नहीं गिवन अभी दोनों के बारे में, होल्ड पे रख के चलते हैं। अगला, Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, Q के केवल 2 ही बच्चे हैं, वो कौन कौन है, R और S। U हैज नो सिबलिंग, U का कोई भी भाई या बहन नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं। देर आर 3 जनरेशन एंड 3 मैरिड कपल, 3 जनरेशन है, 1 2 3, 3 मैरिड कपल है। अब 3 मैरिड कपल है, देखो ध्यान से, W किसका बेटा है, U का बेटा है। अब U किसी ना किसी का स्पाउस होगा, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है। V का हस्बैंड ले नहीं सकते क्योंकि अगर U को V का हस्बैंड मानते हैं तो जनरेशन 4 हो जाएंगी, फिर उसके नीचे W भी तो ऐड ऑन करना है। जनरेशन कितनी है, 3। मैरिड कपल कितने हैं, 3। तो सिंगल पर्सन कौन सा रह गया यहां पर, S ही तो रहा, तो S का ही स्पाउस कंसीडर करो U को, और W जो है वो बेटा है U का। समझ में आ गई बात। चलो, U का देखो कोई सिबलिंग भी नहीं है, सारी कंडीशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर लो, 8 ही बन रहे हैं। आजो क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मेनी मेल मेंबर्स, पुरुष व्यक्ति कितने हैं, पुरुष सदस्य 1 2 3 4। अगला, इफ W इज मैरिड टू Y, कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, अगर W Y से मैरिड है तो Y W की पत्नी हुई। आगे, देन हाउ
एस इज रिलेटेड टू वाई, एस का वाई से क्या रिलेशन बनेगा, वो उसके पति के पिता है, फादर इन लॉ, ससुर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, क्यू टी की बेटी है। अब देखो सेशन अगर सही लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर देना, ठीक है। मैं देखो कभी भी ये डिमांड नहीं करता हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है मैं चीज़ें और कंटेंट अगर सही दूंगा तो आप अपने आप ही वो चीज़ें खुद ही कर दोगे और आगे बाकियों को भी शेयर कर दोगे, ठीक है। जो जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिनको नीड है जेन्युइन कंटेंट की, अपने दोस्तों वगैरह के साथ, जितने भी भाई बहन हैं सबके साथ शेयर खुद ही कर दोगे। ये चीज़ें मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो इंटरनली आती हैं हर स्टूडेंट के दिमाग में कि नहीं यार, भी सामने वाला इतना कंटेंट सही दे रहा है या किस हिसाब से दे रहा है वो आपको पता है। ये काम तो आप खुद ही कर देते हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी, अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, जो भी फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, ताकि मैं इंप्रूव कर पाऊँ कि हाँ अगले सेशन में मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। आफ्टर ऑल अगर मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तो आपका यूज़ का भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि जितनी भी अभी मैं चीज़ें दे रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ और चीज़ें चाहते हैं, डिमांड आपकी है इस हिसाब से, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो वापस आते हैं, क्यू टी की बेटी बन गई, और टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, मदर इन लॉ है के की, टी के की सास है। अब टी के की सास है, इसका मतलब ये नहीं है कि के क्यू का हस्बैंड होगा, क्या पता कोई और चिल्ड्रन हो टी का। टी जो है वो के की सास है, ठीक है। मतलब के का कोई भी हस्बैंड में वाइफ होगा, उसकी मदर होगी टी। इस तरह से ड्रॉ करना है। आगे, जे इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, जे जो है जी की इकलौती बेटी है। अभी तक दोनों में से कोई भी डिफाइंड नहीं था, इसलिए साइड पे नोट डाउन कर लिया। और जी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, हु इज द पेटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एल। जी जो है वो पेटर्नल ग्रैंडफादर है एल का। जी अगर पेटर्नल ग्रैंडफादर है एल का, तो जी का एक लड़का भी है, एल के पिता का पिता, पेटर्नल ग्रैंडफादर, दादाजी बन गए, ठीक है। मतलब जे का कोई ब्रदर बनेगा, ओके। और इकलौती जे ही है जो बेटी है जी की, मतलब जी के और भी जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो सारे के सारे मेल पर्सन होंगे। अगली इंफॉर्मेशन, क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। क्यू जो है वो जे की सिस्टर इन लॉ है। अब जे की सिस्टर इन लॉ मतलब उसके भाई की पत्नी। कॉम्पैक्ट वे में गिवन है, ड्रॉ कर दो। क्यों इतना सोचना कि हाँ जे का कोई हस्बैंड है, आगे उसकी सिस्टर है, क्यों इतना सोचना। जे का भाई बना हुआ है ना, इसकी पत्नी बनाओ। अगर यहां से चेन क्रिएट करोगे, एक पर्सन एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा यहां पर, ओके। और क्यू बेटी है किसकी, टी की। ड्रॉ करो फ्रेम में, ठीक है। अब टी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, के की। अगर टी के की मदर इन लॉ है तो के को यहां रखो, क्योंकि टी की बेटी है क्यू, क्यू का पति कौन होगा, के। मतलब टी जो है वो के की मदर इन लॉ बनेगी। इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, खत्म झंझट। नेक्स्ट, क्यू डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। क्यू का कोई सिबलिंग नहीं है। देखो, जो चीजें आप कॉम्पैक्ट वे में सोच के चलोगे ना, वो सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। क्योंकि आप सोच सकते थे कि हमें किसने कहा कि टी अगर के की मदर इन लॉ है, सास है, तो वो क्यू का ही पति होगा, कोई और भी तो हो सकता था इसका सिबलिंग, क्या पता उसका पति या पत्नी हो के। बट नहीं, ये देखो जो आपने सोचा कॉम्पैक्ट वे में, उसकी जस्टिफिकेशन मिल गई आपको कि क्यू का तो कोई सिबलिंग ही नहीं है। तो वही मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना हो सके कम से कम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए चीजें डिफाइन कर डालो। अगर आप ऐसा सोचने लग गए, अगर बाय चांस ये इंफॉर्मेशन ना गिवन होती, तो आप पॉसिबिलिटी में एक और केस बनाओगे, उसमें कुछ पर्सन अनडिफाइंड रह जाएंगे, फिर आप वो क्वेश्चन ही क्विट करके आ जाओगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बैंकिंग के एग्जाम में, ब्लड रिलेशन के केस के अंदर, क्योंकि यहां पर हर स्टेटमेंट के अंदर आपको ओनली वर्ड तो नहीं दिया जा सकता ना, तो वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही क्रिएट करना पड़ेगा सारे का सारा फ्रेम। अगला देखिए क्या है, एफ इज द मदर इन लॉ ऑफ जे। एफ जे की मदर इन लॉ है, जे की मदर इन लॉ एफ बनानी है, मतलब जे का कोई हस्बैंड है, आगे एफ उसकी मदर है, एफ जे की मदर इन लॉ भी बन गई। नेक्स्ट, एंड पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर। कौन, एफ। आर की पैटर्नल ग्रैंड मदर है, मतलब आर की पैटर्नल ग्रैंड मदर है एफ,
मतलब आर जो है ग्रैंड चाइल्ड हुआ एफ का, कौन सा, पैटर्नल ग्रैंड चाइल्ड, मतलब उसके बेटे का भी, बेटा या बेटी कोई भी। एफ हैज ओनली वन चाइल्ड, एफ का सिर्फ एक ही बच्चा है, ये वाला, दैट्स इट। तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली स्विच करते हैं हम। अगला देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए इज द सन ऑफ एफ, कंडीशन दे दी गई अगर ए एफ का बेटा है, मतलब ये ए हो गया, ठीक है। अगर ए एफ का बेटा है तो ए का के से क्या रिलेशन बन रहा है, तो ए जो है वो के का ब्रदर इन लॉ हुआ, बहनोई, उसकी सिस्टर का हस्बैंड। इफ जे हैज नो डॉटर, अगर जे की कोई भी बेटी नहीं है, मतलब ये बेटा हो गया, ये भी कंडीशन है। देखो इफ आ गया तो मतलब कंडीशन लग गई। तो आर का जी से क्या रिलेशन है, तो आर जो है वो जी का क्या लगा, डॉटर का सन, डॉटर सन मतलब के मैटरनल ग्रैंडसन, या सिंपली ग्रैंडसन भी हो सकता है, ठीक है, नाती भी होगा, ऑब्लिक डाल के आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा आपको। बोथ एल एंड आर आर ऑफ द सेम जेंडर, एल और आर का जेंडर सेम है। अब देखो आर का जेंडर मेल पर्सन है, कैसे पता चला, वो तो क्वेश्चन के थ्रू पता चला ना, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते हो अगले क्वेश्चन में, क्योंकि देखो ना तो हमें आर का जेंडर पता है अभी दिए गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से कोई भी डाटा आप अगले क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते हो। कहीं आप सोचो कि यहां तो पता चल गया कि अगर जे की कोई बेटी नहीं है, मतलब आर जो है वो जे का बेटा हो गया, क्या हो गया इसे, हाँ, अगर आप कहें आर तो जे का बेटा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर का जेंडर हमें पता चल गया, नहीं, वो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए पता चला है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो हर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि आर का जेंडर क्या है, तो वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ही होगा। हमें नहीं पता भाई, क्योंकि फ्रेम ने तो ऐसा बताया नहीं, हमें तो किसने बताया है, रिमोट काम करना बंद कर चुका है, कल वीक हो गए। चलो ये हमें किसने बताया है, ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया था। ओके, तो अभी हमें आर का जेंडर नहीं पता है, और एल और आर का जेंडर क्या सेम है, नहीं, यहां तो हमें एल का जेंडर नहीं पता था, तो आर का कहां से पता हो जाएगा, तो पहले वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है, हमें सही वाला बताना है कौन सा होगा। अगला ऑप्शन देखिए, टी हैज 2 चिल्ड्रन, टी के 2 बच्चे हैं, टी के 2 बच्चे हैं, नहीं एक ही है, कौन सा, क्यू, गलत हो गया ये भी। क्यू इज द सन ऑफ जी, क्यू जी का बेटा है, नहीं वो तो टी का बेटा है, ठीक है, सॉरी टी की बेटी है वो तो ये भी गलत हो गया। जे इज द सिस्टर ऑफ के, ई ऑप्शन क्या कहता है, जे के की बहन है, ये वाला सही है, देखो ये वाला सही है। बोथ जे एंड क्यू आर कपल, जे और क्यू कपल है, नहीं ये भी गलत हो गया, तो ई ऑप्शन में जाके आपको आंसर मिला। तो ये तो ऑप्शन के थ्रू आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इतने सेल डाउन हो गए रिमोट के। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दो, क्योंकि बिना रिमोट के भाई काम नहीं होएगा। जल्दी से इतने में आप अगला ट्राई कीजिए। रिमोट ने काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया, नया मंगाना पड़ेगा। चलो एनी हाउ, क्या गिवन था इसमें, ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी, चाहे तो आप 2 केसेस बना सकते हो, ठीक है। अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज द सन इन लॉ ऑफ बी, सी बी का दामाद है, बी का दामाद, ठीक है, सी बी का दामाद बन गया, और ए ब्रदर इन लॉ बना सी का, सी का ब्रदर इन लॉ मतलब उसकी बहन, उसकी वाइफ का ब्रदर, ए सी का ब्रदर इन लॉ बन गया। चाहे तो आप ए सी का ब्रदर इन लॉ 2 केसेस में भी क्रिएट कर सकते थे।
अगला देखिए, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। बी जी की साली है, ननद है, भाभी है, कुछ नहीं कह सकते, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे। अब जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हु इज द पैटर्नल आंट ऑफ ए। जी ए के पैटर्नल आंट है, मतलब उसके फादर की सिस्टर। ठीक है, अब यहां पर ए डिफाइंड है, ए का फादर कौन है हमें नहीं पता, वो बी भी हो सकता है, क्या पता इसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही हो, तो इंफॉर्मेशन को वो भी होल्ड पे रखना पड़ेगा। तो जी जो है वो ए की कौन है, पैटर्नल आंट, बुआ, मतलब के फादर की सिस्टर। तो यहां पर इंफॉर्मेशन जो थी, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, बी जी की सिस्टर, नहीं 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 रुकिए एक सेकेंड, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी मैंशनड है, मतलब एक फीमेल पर्सन है। ओके, तो ए का फादर जो भी बनेगा वो उसकी कौन है, सिस्टर जी। हो गया यूज, मैंने यहां पर ध्यान नहीं दिया कि बी जो है वो जी की सिस्टर इन लॉ है, बी जी की सिस्टर इन लॉ भी बन गई, और मेंशन किया था कि जी के बारे में इंफॉर्मेशन ए के पिता की वो बहन है। ठीक है, दोनों चीजें जो है वो सेटिस्फाइड हो गई, इसको क्रॉस करिए, यूज हो चुका है पॉइंट। आगे देखिए, एच इज द ओनली नीस ऑफ जी। एच जो है वो जी की इकलौती भांजी या भतीजी है। ओनली नीस मतलब ये एच हो गया, इसके अलावा कोई और है ही नहीं फीमेल पर्सन। नीस का मतलब भांजी या भतीजी कोई भी हो सकती है, मतलब ब्रदर या सिस्टर की डॉटर। ठीक है, आगे, और जी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हु इज अनमैरिड, जी की शादी नहीं हो रखी, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो ई इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ डी, ई डी का मैटरनल ग्रैंडफादर है। अगर ई डी का मैटरनल ग्रैंडफादर है तो अभी हम देखिए इंफॉर्मेशन नहीं पता कि ई कहां पर आएगा और डी कहां पर आएगा, और डी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हु इज द नेफ्यू ऑफ ए। डी जो है वो ए का भतीजा या भांजा है, तो डी यहां पर आ गया, नेफ्यू बन गया, मतलब ए के सिबलिंग का सन, भाई या बहन का बेटा, डी बन गया। तो डी ए का भांजा बन गया, यहां पर नेफ्यू हो तो भतीजा भी हो सकता है, भांजा भी हो सकता है। तो यहां इंफॉर्मेशन थी कि ई जो है वो डी का मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना है, मतलब डी की मदर का फादर, ये ई हो गया। नेक्स्ट, सी हैज नो सिबलिंग, क्या हमने सही बनाया है, बिल्कुल ठीक है, सी का कोई भाई बहन नहीं है। एफ, हु इज द चाइल्ड ऑफ एच। एफ जो एच का बच्चा है, जेंडर क्या है पता नहीं, इज नॉट द कजन ऑफ डी, वो डी का कजन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, सिबलिंग ही बनेगा, क्योंकि यहां पर मेंशन्ड है कि सी का कोई सिबलिंग ही नहीं है। सिबलिंग होता तो उसका कजन की बात करते ना, कि एफ डी का कजन नहीं है। तो ये आपको फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन थी बस, और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या कहता है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू द वन हु इज द मदर इन लॉ ऑफ सी। एफ उस पर्सन से किस प्रकार संबंधित है जो सी की सास है। अब सी की सास कौन है, बी, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी की वो ग्रैंड डॉटर है या ग्रैंड सन है, मतलब क्या, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, जेंडर ही नहीं पता एफ का। इफ ए इज मैरिड टू जेड, कंडीशन दे दी गई, अगर ए जेड से विवाहित है तो जेड ए की पत्नी हो गई। तो हाउ इज जेड रिलेटेड टू एच, जेड का एच के साथ क्या रिलेशन होगा, तो जेड का एच के साथ क्या रिलेशन है, वो उसके भाई की पत्नी है, मतलब के सिस्टर इन लॉ, ए ऑप्शन। इफ डी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ बी, अगर डी ही इकलौता ग्रैंडसन है बी का, मतलब ये ग्रैंड डॉटर हो गई, क्योंकि ओनली वर्ड आ गया ना। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देन एफ रिलेटेड टू सी, एफ का सी से क्या रिलेशन बनेगा, वो उसकी बेटी बन गई, डॉटर। तो ये कंडीशन वाले क्वेश्चंस का ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आगे कंडीशन वाले, तीनों के तीनों भी कंडीशन के ऊपर हो सकते हैं, तो केयरफुली अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो अगला देखिए, इन अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, एक परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, ओनली एस इज अनमैरिड, अकेले एस की ही शादी नहीं हो रखी, बाकी सबकी शादी हो रखी है। अगर बाकी सबकी शादी हो रखी है तो हम ये मान सकते हैं 4 मैरिड कपल बनेंगे। खुद सोचो ना, 9 में से अकेली एस की शादी नहीं है, बाकी 8 शादीशुदा है ना। फिर इट इज नोन दैट आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन आर अलाइव, अगर किसी के कोई भी मदर बनी या फादर बनेगा, अगर फादर बनेगा तो मदर भी पक्का होगी, मदर होगी तो फादर भी पक्का होगा, या तो दोनों के दोनों होंगे या तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग हुआ। तो किसी भी पर्सन के अगर पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स में से ये नहीं होगा या मदर होगी या फादर होगी, या तो दोनों के दोनों होंगे या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक, वाई इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू की बहन है। उसके बाद
W हु इज मैरिड टू यू, W जो है वो U से विवाहित है, ठीक है जी। U हु टर्म लिखी हुई है, हु इज द मदर ऑफ S, U जो है वो S की मदर है, तो W जो है S का पिता हो गया। P इज द सन इन लॉ ऑफ V, हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, P जो है वो V का कौन है, दामाद। हमें नहीं पता P कहाँ आएगा, हमें नहीं पता V कहाँ आएगा, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। V का दामाद कौन बना, P, ठीक है, मतलब V की डॉटर का हस्बैंड। और V के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, V जो है पिता है किसका, 2 बच्चों का, ठीक है, दूसरे का जेंडर नहीं पता अभी। Z इज द ओनली ब्रदर ऑफ X, Z जो है इकलौता भाई है किसका, X का, इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर पा रहे हैं अभी हम। उसके बाद हु इज द डॉटर ऑफ Y, देखो हु लगा किसके लिए, X के लिए, X इज द डॉटर ऑफ Y, X जो है वो Y की बेटी है, ठीक है, और Z जो है वो भाई है किसका, X का, इकलौता भाई है X का। गॉट इट। अगला देखिए, ओनली 4 मेंबर्स आर फीमेल इन द फैमिली, परिवार में केवल 4 ही महिला सदस्य हैं, ठीक है, 4 फीमेल हैं तो 5 मेल होंगे, ओके। टी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, टी वाई की डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की पत्नी, टी वाई की डॉटर इन लॉ बन गई, ठीक है। उसके बाद हैज नो चिल्ड्रन, मतलब टी का कोई बच्चा नहीं है, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से, कितने मैरिड कपल की बात हुई थी, वो तो हमने कंक्लूड किया था, चलो मान लिया। हमने ये बात तो डिस्कस की थी ना कि किसी भी बच्चे की अगर पिता की बात हो रही है तो माता तो पक्का होगी होगी, तो वाई एक्स की मदर है तो इसका हस्बैंड जरूर बनेगा, हस्बैंड जरूर बनेगा। कंक्लूड करो, कितने टोटल नंबर पर्सन थे, 9, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पर्सन इधर आ जाएगा। अगर 8वां पर्सन इधर आ जाएगा तो वो कौन कंक्लूड करेंगे, हम वी को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि वी का सन इन लॉ पी भी तो बनाना है, क्योंकि एस ही अनमैरिड है, बाकी तो मैरिड पर्सन थे, तो एक्स का हस्बैंड कौन बनेगा, पी और वाई का हस्बैंड कौन बनेगा, वी। क्रॉस चेक कर लो, पी जो है वो वी का कौन बन गया पी जो है वो वी का सन इन लॉ भी बन गया, और वी के केवल 2 बच्चे हैं मेंशन था, वो कौन कौन हो गए, जेड और एक्स। कंडीशन देख लो, कहीं भी डाउट है रिवाइंड करके देख लो, दैट्स अप टू यू। सभी जो कंडीशंस हमें दी गई थी सारी की सारी सेटिस्फाई हो भी रही हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड क्या है, वी का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, वी रिलेटेड टू एक्स, वी एक्स का फादर लगा, वेयर इज फादर, सी ऑप्शन। पी रिलेटेड टू जेड, अगला क्वेश्चन, पी का जेड के साथ क्या रिलेशन है, वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, सिस्टर्स हस्बैंड मतलब के ब्रदर इन लॉ। एस का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है, हाँ जी, एस का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है, जेंडर नहीं पता ना, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये गिवन था अकेला एस ही अनमैरिड है। नहीं 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 नहीं, ये गलत मार्क कर दिया हमने। हमने क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पर, 4 महिलाएं हैं 5, अब 4 महिलाएं तो बनेंगी बनेंगी, 4 मैरिड पर्सन है, 5वां मेल ये हो गया, ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा। इसका मतलब क्या होगा, सन। एस का डब्ल्यू के साथ क्या रिलेशन है, वो उसका बेटा है। जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है जैसे मुझसे हुई है, बट आप मत कर देना, ठीक है। चलो अगला देखिए, 10 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, नाम दे दिए गए सभी के। देर आर 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियां भी दे दी गई आपको, ठीक है। देर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली, ये देखो क्लूज जो गिवन है इनका बातों का ध्यान रखा करो। 3 मैरिड कपल हैं, 3 जनरेशंस हैं, और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 10। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ जीज ब्रदर एच, बी जो है इकलौती बहन है किसकी, जी के भाई, जी का भाई कौन है, एच, जी का भाई है एच, अरे भाई क्या कर रहे हो, जी का भाई है एच, उसकी इकलौती बहन कौन है, बी। अब देखो बी इकलौती बहन है किसके, जी के भाई की, जी का भाई कौन हो गया, एच, एच की इकलौती बहन कौन है, बी, तो जी कौन हुआ फिर, एच का भाई। यहां पर आप सेटिस्फाई करवा सकते हो कि हर पर्सन का जेंडर क्या है, क्लियरली दिया गया है क्योंकि। आगे देखिए, जी एंड जे आर मैरिड कपल, जी और जे मैरिड कपल है, ठीक है जी, एक इंफॉर्मेशन ये यूज हो गई।
ए इज द मदर ऑफ जे, ए जे की माता है। आगे डी इज द ब्रदर ऑफ जे, डी जे का भाई है। ठीक है जी, आगे देखिए, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ जी। अगर सी जी का फादर इन लॉ है तो ए तो जी की मदर इन लॉ है, तो सी और ए कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ। नेक्स्ट, आई इज द मदर ऑफ बी, आई बी की मदर है। अगर आई बी की मदर है तो जी एच बी तीनों की मदर हो गई, आई बी की मदर हो गई। अगला, एफ इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, एफ जे का ससुर है, जे का ससुर मतलब उसके पति का पिता। ठीक है। ई इज द सन ऑफ जी, ई जी का बेटा है। हो गए 10%। देखो 3 पीढ़ियां भी हो गई, 3 मैरिड कपल भी हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो जी का डी से क्या रिलेशन है, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। जी जो है वो डी का क्या लगा, वो उसकी सिस्टर का हस्बैंड लगा, सिस्टर हस्बैंड मतलब के ब्रदर इन लॉ। आई रिलेटेड टू ई, आई का ई से क्या रिलेशन है, आई जो है वो ई के फादर की मदर लगी, फादर्स मदर मतलब के ग्रैंड मदर। बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या रिलेशन है, बी जो है वो ई कौन लगी आंट, पिता की बहन। आंट भी बोल सकते थे, पैटर्नल आंट ऑप्शन होता तो वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते थे। ओके चलो अगले के ऊपर आओ, क्या गिवन है। कहता इन अ फैमिली ऑफ, फिर से 10 मेंबर्स विद 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियां हैं। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है इस टर्म का मतलब क्या है। सी इज द ओनली ब्रदर ऑफ के, सी ही है जो इकलौता भाई है के का, मतलब के का कोई और सिबलिंग बन सकता है बट वो ब्रदर नहीं होगा, वो सिस्टर ही होगी, क्योंकि ओनली टर्म यूज हुई है सी के लिए। अब के बारे में इंफॉर्मेशन है, के हु इज मैरिड टू ई, के ई से विवाहित है। ठीक है जी। जे इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ हु इज द डॉटर ऑफ एल, जे ग्रैंड फादर है एफ का। अगर जे एफ का ग्रैंड फादर है, अभी तक पता नहीं है कौन सा ग्रैंड फादर है, पैटर्नल मैटर्नल कोई भी हो सकता है, बट एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एफ डॉटर है किसकी, एल की। ठीक है आगे देखिए, जी इज मदर ऑफ 1 डॉटर, जी जो है वो मदर है किसकी, एक ही बेटी की, जी इज द मदर ऑफ 1 डॉटर। अगली इंफॉर्मेशन, आई इज द सन ऑफ ई, ड्रॉ कर दिया, आई इज द सन ऑफ ई। नेक्स्ट, डी एंड एच आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ जी, डी और एच जी के ग्रैंड चिल्ड्रन है, डी और एच जी के ग्रैंड चिल्ड्रन है। इसका मतलब ये नहीं है उसकी डॉटर के ही चिल्ड्रन है, सन के भी हो सकते हैं। ये तो पॉइंट सिर्फ मैं अपनी नॉलेज के लिए डाल रहा हूं कि जी के ग्रैंड चिल्ड्रन बनाने हैं कौन कौन से, डी और एच। ठीक है आगे देखिए क्या डाटा गिवन है। इट इज नोन दैट आइदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच मेंबर इज अलाइव, एवरी कपल हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, नॉट मोर देन दैट। अब यहां पर इंफॉर्मेशन वही पिछले से पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर किसी भी पर्सन का कोई फादर बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है फादर अकेला होगा, मदर भी होएगी साथ में, या तो दोनों नहीं होंगे या तो दोनों के दोनों होंगे। और हर मैरिड कपल के केवल 2 ही बच्चे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। अगर हर मैरिड कपल के 2 बच्चे हैं तो इसका भी कोई ना कोई सिबलिंग होगा ही होगा। ठीक है अब इसको देखो, आपको कनेक्ट करना था, यहां पर आपको 3 जनरेशंस बताई गई हैं, 3 जनरेशन ध्यान से देखो, 1 2 3, इसको कनेक्ट करो 1 2 3, तो क्या लगता है जे और जी हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, फिर कनेक्ट कर पा रहे हो ना आप। अगर जे और जी हस्बैंड वाइफ होंगे तो यहां पर आपको चीजों को और कनेक्ट करना पड़ेगा। एफ इज द डॉटर ऑफ एल, अगर एफ एल की बेटी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे 10, तो ये सारा आपका हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलेगा। देखो ठीक है हिट एंड ट्रायल के ऊपर चलेगा, क्योंकि 4 पर्सन ये हो गए, 4 अगर ये हैं, 5 6 7 8 9 10 बन रहे हैं, सारे के सारे पर्सन जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। 4 ये हैं, 4 और 3 7 और 3 10, तो यहां पर जी और जे को ही हमें हस्बैंड और वाइफ कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है मतलब वो के पेरेंट्स ड्रॉ करके देखिए एक बार, फिर देखेंगे उसके बाद सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं नहीं होती हैं। जी और जे, ये जी हो गया और जे उसका हस्बैंड हो गया, ये हिट एंड ट्रायल के ऊपर चल रहा हूं मैं सीधा। ओके तो
जी की डॉटर कौन है, ये डॉटर हो गई, ये हस्बैंड हो गया फिर ई के का, ठीक है। वाइट पेन से यूज़ कर रहा हूँ, पता चल जाएगा ये डाटा पुराना है, ये हम हिट एंड ट्रायल के ऊपर चल रहे हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। तो एफ एल की डॉटर है, अगर एफ एल की डॉटर है तो उसे सी की भी डॉटर बना दीजिए, ये एफ एल की डॉटर बन गई, एल एक फीमेल पर्सन हो गई, ठीक। इसको यूज़ कर लिया, जे एफ का ग्रैंडफादर, तभी से ही कनेक्ट हो पाएगा। एफ एल की डॉटर भी हो गई, जी के दो ग्रैंड चिल्ड्रन है, कौन कौन से, डी और एच, डी और एच। अब डी और एच कहीं भी हो सकते हैं, देखो क्या इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी डी और एच को लेके, डी एंड एच आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ जी। अब देखो कितने मैरिड कपल हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, बट ये जरूर इंफॉर्मेशन गिवन थी, हर मैरिड कपल के दो ही बच्चे हैं, दो से ज्यादा नहीं है। देखो जे और जी के दो बच्चे हैं, एल और सी के भी दो ही बच्चे होंगे, के और ई के भी दो ही बच्चे होंगे, कौन कौन से, डी और एच, क्योंकि हमें डी और एच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि डी और एच दोनों में से किस किस के हैं, तो इस पॉइंट को हमें होल्ड पे रखना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट है भी नहीं, ना इनका जेंडर पता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है इससे। हाउ इज एच रिलेटेड टू जे, एच का जे से क्या रिलेशन है। अब एच को कहीं भी रख लो, बनेगा तो वो जे का ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ही, ग्रैंड चाइल्ड ही बनेगा, तो ग्रैंडसन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, मतलब ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, आइदर और ऑप्ट करो। एफ रिलेटेड टू के, एफ का के से क्या रिलेशन है, तो एफ जो है वो के ब्रदर की डॉटर है, ब्रदर की डॉटर मतलब के नीस, सी ऑप्शन। ई रिलेटेड टू सी, ई का सी से क्या रिलेशन है, ई जो है वो सी की सिस्टर का हस्बैंड है, बहनोई, ब्रदर इन लो, ठीक। लो भाई, दैट्स इट। कैसा लगा सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ठीक है, जो आप सोच रहे हो सेशन को लेके, तो प्लीज वो बताओ कि गड़बड़ क्यों हो रही है, मुझे ये नहीं पता, समझ में आ रहा। चलो इस स्लाइड को मैं अभी विजिबल नहीं करवा रहा हूँ, इशू आ रहा है पता नहीं क्या, सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा, सेटअप शो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, सिस्टम को रीस्टार्ट करके देखना पड़ेगा, पॉइंटर भी नहीं चल रहा, स्लाइड भी, ये आपके सामने एक और एरर आ गया, देखो मैक्सिमाइज ही नहीं कर पा रहा इसको मैं, कुछ नहीं हो पा रहा, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रखी है, चलो वो होता रहेगा। बाकी इससे पहले 4 सेशंस हमारे हो रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पिछले टॉपिक्स भी देख लो, ठीक है। कहीं भी डाउट आया है प्लीज सेशन को चाहे दोबारा देखो, क्योंकि आफ्टर ऑल इन सेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देख लिए, कंटेंट मिल गया, सॉल्व कर लिया, जो बारीक से बारीक पॉइंट है ना वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कन्वे करना चाहता था, इसलिए मैंने ये लेवल उठाया है क्वेश्चन का। और ऐसा मत मानिए कि आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे नहीं कि हवा में हाँ मुझे लगा ये ट्रिक है उठा के दे दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही लेवल आप क्वेश्चन का एग्जाम के अंदर भी देखोगे ही देखोगे, ठीक। चलो ये सेशन में इतना ही, अगला टॉपिक देखते हैं, या तो सिलॉजिज्म के ऊपर होगा या सिटिंग अरेंजमेंट, विल सी टू इट, ऐसे कोशिश रहेगी सिटिंग अरेंजमेंट ही करवाऊँ, बट स्टिल जल्दी ही अगले सेशन के साथ मिलूंगा, ऑल दी बेस्ट।